मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। घर वाले ना माने और मैं घर से भाग गई। वो लड़का मेरे साथ अपनी हवस पूरी करके मेरा सामान लेकर गायब हो गया। वापस आई तो आते ही मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी। मैंने दूल्हा नहीं देखा था क्योंकि मैं किस्मत से हार चुकी थी। मुझे कोई शौक भी नहीं था देखने का। लेकिन शादी की रात जब पति ने घूंघट उठाया तो मेरी चीख निकलते निकलते बची थी, क्योंकि वह तो 70। मैं गुमसुम सी होकर रह गई थी। मेरे पापा और भाई कमरे से बाहर निकल गए थे। जो कुछ वो मुझसे कह कर गए थे वो मेरे लिए काफी दर्दनाक था, लेकिन मैं इनकार का हक नहीं रखती थी। मैं बस यह सोच रही थी, ऐसा कौन सा आदमी है जो मेरे बारे में यह सब सच जानकर भी मुझसे शादी के लिए राजी है। जो चोट मैंने अपने घर वालों को दी थी, मैं अपने बाप से किसी भी बात के लिए इनकार नहीं कर सकती थी। उस रात भी मैं बस कपड़े बदलकर बैठ गई थी। उस रात मेरे पापा और भाई कमरे में आए और कहने लगे बाहर आओ, आज तुम्हारी शादी है। बाहर एक पंडित जी आए बैठे थे। घर के आंगन में ही मेरी शादी करवा दी गई थी। मेरी माँ ने तो पलटकर मेरी शक्ल तक ना देखी थी। मैं खुद ही उस आदमी के पीछे पीछे अपने घर से विदा हो गई थी। घर के दरवाजे से बाहर निकलने से पहले मेरे कदम रुके जरूर थे। अपने घर की दहलीज पार करते हुए मेरा दिल उस वक्त खून के आंसू रो रहा था। काश कुछ दिन पहले मैंने इसे पार करने से पहले एक बार सोच लिया होता। एक बार अपनी इज्जत का सोच लेती, अपने माँ बाप के बारे में सोच लेती, जो मेरे खातिर इतनी मुश्किलें उठाते थे। मेरे पापा मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे। मुझे कभी रानी तो कभी शहजादी कहा करते थे। मेरी माँ अपनी जरूरत को कम करके मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए न जाने क्या क्या करती थी। अपना आराम सुकून बर्बाद कर लेती थी। मेरा भाई मुझे गुड़िया रानी कहता था, मेरे लिए ना जाने क्या क्या लाता रहता था। मैं इस घर की इकलौती बेटी थी। मुझसे बड़ा मेरा भाई था और मैं छोटी थी, इसलिए पूरे घर की लाडली थी। सब मेरे लाड उठाते थे, लेकिन मैंने उनके प्यार का क्या सिला दिया था। मैं यही सब कुछ सोचते हुए और खून के आंसू बहाते हुए खामोशी से गाड़ी में बैठी थी। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी न थी कि मेरा पति कौन है, कैसा है। एक बड़े से बंगले के बाहर गाड़ी रुकी थी। मैं देखकर हैरान हुई थी, ऐसा कौन था जो मुझे इतने बड़े घर से बिहाने आया था। कभी ये सपने में देखा करती थी। बहुत दुआएं भी क्या करती थी। भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करती थी कि हे भगवान, अभी तो तूने मेरी जिंदगी गरीबी में गुजार दी है, लेकिन मेरा पति बहुत पैसे वाला हो, मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करे। लेकिन आज मेरा दिल हर ख्वाहिश से आजाद हो चुका था। मैं ख्वाबों के टूटने के दुख देखे थे, उनका दर्द सहा था। टूटे हुए सपनों की कृचियां अभी तक मेरे दिल में चुभ रही थी, जो मुझे खून के आंसू रुला रही थी। मुझे कमरे में लाकर बिठा दिया गया था। कमरा काफी बड़ा था, एसी भी चल रहा था। दिल की धड़कनें अजीब अंदाज में धड़क रही थी। यह कोई नए जज्बों की धड़कनें नहीं थी, बल्कि आने वाली जिंदगी को लेकर मेरे दिल में डर समाया हुआ था। मैं कैसे उस इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ जिसे मैंने देखा तक नहीं था। कैसे मैं उसे बताऊंगी कि मैं अपना सब कुछ पहले ही गवा चुकी हूँ। अपनी इज्जत को खुद अपनी मर्जी से तार तार करवा चुकी हूँ। क्या यह सब कुछ जानते हुए भी मेरा पति मुझे स्वीकार करेगा, या फिर शायद उसे पहले ही सब कुछ पता था। मैं इन्हीं सोचों का ताना बाना बुन रही थी कि मेरे कमरे का दरवाजा खुलकर बंद हुआ था। मेरा पति मेरे सामने आकर बैठ गया, लेकिन मेरे दिल में कोई भी उमंग ना थी। लेकिन जब उसने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा तो मेरे दिल को एक धक्का सा लगा था। मैंने अचानक ही उसकी तरफ देखा और पत्थर की हो गई। वह तो एक 70 साल का। हम लड़कियां भी कितनी नादान होती हैं, जो समझती हैं कि आसमान पर नजर आने वाला चांद जो हमें दीवार की मुंडेर पर नजर आ रहा है, हम उसे हाथ बढ़ाकर पकड़ लेंगी और वो हमारी पकड़ में आ भी जाएगा। लेकिन यह नहीं सोचती हैं कि आसमान पर चमकने वाला चांद कभी हाथ में आया है। कुछ नींदों के ख्वाब हमेशा दर्द बनकर तड़पाते हैं। मैंने यही दर्द सहा था और अब तक सह रही हूँ। बचपन से ही मुझे ख्वाबों की दुनिया में रहने का शौक था। डायरी लिखने का शौक मुझे 5वीं क्लास से ही था। मैं रोमांटिक कहानियां भी पढ़ने लगी थी। बहुत सी लड़कियों की तरह जब कहानी में हीरोइन का किरदार पढ़ती या फिर किसी रोमांटिक मूवी में हीरोइन का किरदार देखती तो ख्यालों में खुद को सोचती और हीरो मेरा आइडियल होता। मैं कहानी में इस कदर खो जाती कि अपनी हकीकत की जिंदगी भी एक ख्वाब सी लगने लगती थी। कभी लगता मुझे भी कोई सूट बूट वाला हीरो रास्ते में मिल जाएगा और अपने बड़े से बंगले में रानी बनाकर ले जाएगा। लेकिन जो मेरे साथ हुआ, भगवान ना करे किसी लड़की के साथ हो।
मेरा नाम ज्योति है। ऐसे ही हसीन सपने सजाए जब मैं कॉलेज में आई तो एक दिन मुझे लगा मेरा सपना सच्चाई बनाकर मेरे सामने आ गया हो। कुछ दिनों से कॉलेज जाते हुए मैं रोज उसे देखती थी। वह बहुत ही हैंडसम लड़का था, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसा। मैं बस स्टॉप पर खड़ी उसे ही टकट की बांधे देखती रहती थी जब तक कि मेरी बस न आ जाती। वह हमेशा लापरवाह से अंदाज में खड़ा होता था। मजाल है कि एक नजर भी मेरी तरफ देखी हो। मेरी ये इच्छा होती कि वो भी मेरी तरफ देखे। मैं एक ऐसे घराने से संबंध रखती थी जहाँ शादी माँ बाप की मर्जी से ही की जाती थी। आज तक हमारे खानदान में कभी भी किसी ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी। मेरी मंगनी भी मेरे माँ बाप ने 1 साल पहले ही तय कर दी थी। मेरे पापा के दोस्त का बेटा था, उसी से मेरी मंगनी तय हुई थी। लेकिन वह गहरी सांवली रंगत का मालिक था, मुझे एक आंख नहीं भाता था। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी और मुझे लड़का भी ऐसा ही पसंद था जो मेरे जोड़ का हो। और अब तो मुझे ऐसा लड़का मिल भी गया था। कुछ दिन तो वो लड़का मुझे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन फिर वो भी मुझे देखने लगा। कभी मुझे देखकर मुस्कुराने लगता तो उसकी मुस्कुराहट से उसके गाल पर पड़ता डिंपल देखकर मुझे अपने पसंदीदा नॉवेल के हीरो का डिंपल याद आने लगता। मैं ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाती कि यह लड़का अब मेरी मोहब्बत में बुरी तरह से गिरफ्तार हो जाया। मेरी भी बड़ी खूबसूरत सी लव स्टोरी बन जाएगी। शायद उस समय मेरे सितारे अपनी पूरी आबोताब से चमक रहे थे, क्योंकि वह लड़का अब रोज मुझे देखकर मुस्कुराने लगा था। एक बार तो उसने मेरे पास से गुजरते हुए अपना फोन नंबर भी मुझे दे दिया। वैसे तो मैं इतनी होशियार ना थी, लेकिन मुझे फिर भी उसका नंबर बड़ी अच्छी तरह से याद हो गया था। रात को मैंने अपने मोबाइल से उसे फोन किया और अपना इंट्रोडक्शन करवाया। वो भी मुझसे बातें करने लगा। हमारी दोस्ती हो गई। अब तो हम कई कई घंटे फोन पर बातें करते रहते थे। सबसे पहले मोहब्बत का इजहार उसी लड़के ने मुझे किया था। उस वक्त तो मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझ रही थी। उस लड़के का नाम आकाश था। आकाश और मेरी 1 महीने से लगातार फोन पर बातें हो रही थी। एक दिन उसने मुझसे मुलाकात की जिद पकड़ ली। आकाश ने मुझसे कहा कि तुम कॉलेज की बजाय किसी और बस में बैठ जाना, मैं भी उसी बस पर बैठ जाऊंगा, फिर हम अगले ही स्टॉप पर उतर जाएंगे, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। पहले तो मैंने आकाश को मना कर दिया, लेकिन जब वह नाराज होने की धमकी देने लगा तो मैं मान गई, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी थी। उसकी नाराजगी मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। मैंने हामी तो भर ली थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। पहले कभी मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया था। किसी भी लड़के से मुलाकात करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं इस कदर डरी हुई थी कि रात भर सो नहीं पाई। सुबह जब कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी तो ये सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि कैसे मैं कॉलेज के बहाने आकाश के साथ मुलाकात कर सकती हूँ, वो भी यूनिफॉर्म में। अगर मुझे मेरे पापा ने या किसी जानने वाले ने देख लिया और पापा को खबर हो गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज तक हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ था और ना ही बिना माँ बाप की मर्जी के शादी हुई थी। हमारे खानदान के लड़के तक अपने माँ बाप की बात के खिलाफ जाकर शादी नहीं करते थे। फिर मैं तो लड़की थी, समझ नहीं आ रहा था मेरा और आकाश का मिलन कैसे होगा। इन्हीं सब सोचों में घिरी हुई जब मैं बस स्टॉप पर पहुंची तो पहले से आकाश वहां पर मौजूद था। उसने स्टॉप पर रुकने वाली बस की तरफ इशारा किया और खुद भी बस में बैठ गया। मेरा दिल जोर जोर से डर के मारे धड़क रहा था, मेरे हाथों में पसीना आ गया था। बार बार मैं यही सोच रही थी, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो क्या होगा, और यह ख्याल मेरे पैरों से जान निकल रहा था। मेरे पापा बहुत ही सख्त टाइप के आदमी थे, अगर उन्हें पता चल जाता तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। लेकिन मैं मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। शायद यह उम्र ही कुछ ऐसी होती है। मैं भी उम्र के इसी हिस्से में थी। मेरी उम्र इस समय 18 साल थी और नई नई मोहब्बत का नशा मेरे ऊपर पूरी तरह सवार था। मैं आकाश की मोहब्बत में कुछ भी कर सकती थी, बस उसे नाराज नहीं कर सकती थी। अगले स्टॉप पर उतरकर हम एक दूसरी बस में बैठ गए। थोड़ी देर बाद बस रुकी तो पास में ही एक पार्क था, वह मुझे वहीं ले गया। उस वक्त तो वहाँ ज्यादा भीड़ न थी, कुछ लोग ही चहलकदमी कर रहे थे। आकाश मुझे कोने में रखे बेंच की तरफ ले गया, मैं वहीं बैठ गई। मैं बहुत डरी हुई थी, दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थी। ये जगह मेरे घर से बहुत दूर थी, लेकिन जब इंसान कोई गलत काम करता है
तो अंदर एक डर सवार रहता है। मैं चोरी छुपे आई थी इसलिए डरी हुई थी। मेरे दिमाग में बस यही डर था कि कहीं मुझे कोई देख ना ले और पहचान ना ले। अब मैं यहाँ आने पर पछता रही थी, लेकिन उसके बाद आकाश ने मेरे साथ जो हरकत की, मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। वह बेंच पर मेरे इतने करीब बैठा था कि हमारे बीच कोई भी दूरी न रही थी। उसने अपने बाजू फैलाकर मेरे कंधे पर रख लिए थे। धीरे धीरे उसके हाथ मेरे शरीर पर हरकत करने लगे थे। उसकी एक एक हरकत पर मेरे शरीर में करंट सा लगा था। मैं एकदम बिदक का पीछे हटी थी। ठीक है, मैं उससे मोहब्बत करती थी और बहुत करती थी, लेकिन ऐसी हरकतें मुझे पसंद नहीं थी। वो मेरे पीछे हटने पर हंसने लगा, कहने लगा, क्या बात है ज्योति, मैं तुम्हें यहाँ प्यार करने के लिए ही तो लाया हूँ और तुम हो कि पीछे हट रही हो। भाई, इतने दिनों से हम फोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन फोन पर मन नहीं भरता। मेरा जी चाहता है मैं तुम्हें सामने बिठा कर देखूं, तुमसे ढेर सारी बातें करूं, तुम्हारे हसीन चेहरे को छू कर महसूस करूं, तुम्हारे खूबसूरत हाथों को चूम लूं। यह कहते कहते उसने मेरे हाथों को पकड़कर चूम भी लिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथों पर किसी ने अंगारे रख दिए हो। मैंने जल्दी से अपने हाथ पीछे खींचे थे। मेरी इस हरकत पर वह हैरान हुआ, कहने लगा, ज्योति यह क्या हरकत है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कोई गैर नहीं हूँ, और तुम तो मुझे यूं पीछे हट रही हो जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई अजनबी हूँ। प्यार में इतना तो चलता ही है, देखो यहाँ आसपास कोई नहीं है। फिर वह मेरे कान के करीब अपना मुंह लाकर कहने लगा, मौका बहुत ही अच्छा है ज्योति, ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। आओ अपने दिल की बेताब धड़कनों को शांत करते हैं। मैं बता नहीं सकता, जब से तुमसे मोहब्बत हुई है मेरा दिल कितना बेचैन रहता है। रातों को नींद नहीं आती, तुम्हारा खूबसूरत सरापा मेरी आंखों में घूमता रहता है। जी चाहता है तुम्हें बाहों में भर लूं, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा, लेकिन तुम तो मुझे करीब भी नहीं आने दे रही हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैंने कहा, आकाश मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। आकाश कहने लगा, कम ऑन ज्योति, यह कैसी बातें कर रही हो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मैंने कहा, हाँ आकाश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन यह सब कुछ शादी के बाद हो तो ज्यादा ठीक है। वो कहने लगा, हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, शादी भी कर लेंगे, लेकिन ये जो दिन होते हैं यह दिन लौट कर नहीं आते। शादी से पहले का जो रोमांस होता है वह शादी के बाद तक याद रहता है। यही तो दिन हमें बाद में याद आया करेंगे, और फिर मैं तुमसे शादी तो कर ही लूंगा। मेरे ऊपर विश्वास करो, कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम इतना ज्यादा क्यों डर रही हो? यह कहकर वह एक बार फिर से मेरे करीब हुआ था और मुझे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया था। मैंने आसपास नजर घुमा कर देखा, हमारे आसपास कोई भी नहीं था। फिर भी मैंने झिझकते हुए कहा, लेकिन आकाश मुझे यह सब पसंद नहीं है। लेकिन आकाश मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। कहने लगा, मैं तो आज का दिन तुम्हारे साथ यादगार बनाने आया हूँ, और तुम्हें भी तो पता चले कि मोहब्बत क्या होती है। इसके साथ ही उसने बहुत ही बड़ी शरारत मेरे साथ कर दी थी, और उसकी इस हरकत पर मैं शर्म से लाल हो गई थी। मैंने कहा, आकाश यह क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। मैं एकदम वहाँ से उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, आकाश मुझे अपने घर जाना है, मैं घर वापस जा रही हूँ। वो मुझे पुकारता ही रह गया, लेकिन मैं अपने घर लौट आई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं इतनी बेशर्म नहीं थी कि यूं पार्क में खुले आम बैठकर आकाश के साथ इस तरह की हरकतें करती। उसने तो अपनी सारी हदें पार कर दी थी, मुझे बाहों में भरकर मेरे होठों को चूम लिया था। अगर कोई हमें इस हालत में देख लेता तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाती। मैं रास्ते पर यही सोच रही थी, यहाँ तक कि मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। आकाश को कम से कम इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वो तो मुझसे मोहब्बत का दम भरता था, फिर भला वह मुझे यूं बदनाम कैसे कर सकता था? उसे भी पता था कि हम पार्क में बैठे हुए हैं, कोई भी वहाँ आ जा सकता था। भले ही मैं आकाश से मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि आकाश के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि वह मुझसे इस तरह मोहब्बत का इजहार करे। मेरे चेहरे से डर के मारे पसीने आने लगे थे। मेरी माँ ने मुझे वापस घर लौटते देखा तो वजह पूछने लगी, क्योंकि अभी तक छुट्टी का टाइम नहीं हुआ था। मैं कॉलेज की छुट्टी से कुछ पहले ही घर आ गई थी। मैंने अपनी माँ को सर दर्द का बहाना बना दिया। मेरे वहाँ से वापस आने पर आकाश मुझसे नाराज हो गया था। काफी दिन तक उसने मुझसे बात नहीं की। कहने लगा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ? क्या तुम मुझे थर्ड क्लास टाइप का लड़का समझती हो? मैं तुम्हारी मोहब्बत में पूरी तरह पागल हो चुका हूँ, और तुम हो कि मुझे वहाँ अकेला छोड़कर चली आई। आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया गलत कर दिया था, बस
तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार ही तो किया था, लेकिन तुम तो मुझे ऐसे छोड़कर चली आई जैसे मैं तुम्हारे लिए गैर हूँ। मैंने कहा आकाश, लेकिन वह सब कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा था। इस तरह खुले में सबके सामने कहने लगा, लेकिन हमें वहाँ कोई नहीं देख रहा था। ज्योति, मेरा विश्वास करो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। अगर मुझे जरा सा भी शक होता है कि जहाँ हम बैठे हैं वहाँ कोई आ सकता है, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करता। और वैसे भी मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करने का इरादा रखता हूँ और नौकरी ढूंढ रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द तुम्हारा रिश्ता मांग सकूं। लेकिन तुमने तो एक बार में ही मेरा भरोसा तोड़ दिया, मुझे विश्वास दिला दिया कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैंने आकाश को बहुत समझाया कि मुझे यह सब कुछ शादी से पहले पसंद नहीं, लेकिन वह कहने लगा मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर विश्वास नहीं है? धीरे धीरे मैंने आकाश को माफ कर दिया और उससे पहले की तरह बातें करने लगी। अब तो वह फोन पर ही मुझसे ऐसी ऐसी बातें करता कि शर्म से मेरा चेहरा लाल पड़ जाता था। मैं उसे मना करती है कि मुझे ऐसी बातें मत किया करो तो वह नाराज होने लगता, लेकिन उसकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। वो मुझसे ऐसी ऐसी बातें मोहब्बत के नाम पर कर जाता कि दिल की धड़कनों में उथल पुथल मच जाती थी, पसीने पसीने हो जाती थी। कभी कभी तो ऐसी फरमाइश कर देता कि मैं चाह कर भी पूरी नहीं कर सकती थी। मैं कहती आकाश, यह सब कुछ मैं शादी के बाद करूंगी, मेरी सारी मोहब्बतें, मेरे सारे जज्बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही हैं। लेकिन शादी से पहले मैं यह सब कुछ नहीं कर सकती, अपनी ख्वाहिशों को दबाकर रखो। देखना, शादी के बाद तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मेरी इन बातों पर कभी वह नाराज होता तो कभी हंसकर टाल दिया करता था। धीरे धीरे मेरी और उसकी बातों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। अब तो मैं भी उसकी शौक और शरारत से भरी बातों की आदी होती जा रही थी। अब मुझे उसकी शरारतों भरी बातें अच्छी लगने लगी है। जाहिर है, शैतान दिमाग पर हावी हो जाए तो इंसान के दिमाग की सारी सूझबूझ खत्म हो जाती है। और मेरे दिमाग पर भी शैतान सवार हो चुका था, बल्कि पूरे पंजे गाड़ चुका था। आकाश मुझसे से यही कहता, जब मुझे शादी तुमसे ही करनी है तो हमारे बीच हर बात जायज है। हालांकि मैं जानती थी कि यह सच नहीं है। जब तक शादी के लिए 7 फेरे ना लिए जाए, मांग में सिंदूर ना भरा जाए और गले में मंगलसूत्र ना पहना जाए, एक लड़के लड़की का रिश्ता समाज में स्वीकार नहीं होता। लेकिन मैं पूरी तरह आकाश के काबू में आ चुकी थी। मेरी अक्ल ने काम करना छोड़ दिया था। मैं रात भर आकाश के बारे में सोचती रहती और मुझे नींद नहीं आती थी। अब तो मुझे भी आकाश की इच्छा होने लगी थी। मेरा भी दिल भी मचलने लगा था कि मैं आकाश की बाहों में समा जाऊं और उसके चौड़े सीने से लगकर दुनिया को कहीं पीछे छोड़ दूं। मेरा यह हाल हो चुका था कि अब अगर आकाश मुझे कुछ भी कहता तो मैं इनकार नहीं कर सकती थी। एक बार आकाश ने मुझे फिर से मुलाकात के लिए कहा और इस बार उसने कहा कि वह मुझे अपने एक दोस्त के घर ले जाएगा, जहां कि हम लोगों को किसी भी बात का कोई डर नहीं होगा। मैं भी मान गई थी, क्योंकि मेरा भी दिल मचल रहा था आकाश से मिलने के लिए। क्योंकि जिस तरह की बातें हमारे बीच होने लगी थी, मुझे भी आकाश की इच्छा होने लगी थी। लेकिन जिस दिन मैंने जाना था, मेरी माँ ने मुझे कॉलेज जाने से रोक दिया, कहने लगी, तुम्हारी होने वाली सास अब तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करना चाहती है, इसलिए छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई और घर बैठो। इस बात ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं तो अपनी मोहब्बत में भूल ही गई थी कि मैं तो किसी और की मंगेतर हूँ। माँ ने कहा कि आज तुम्हारी सास आने वाली है शादी की डेट रखने के लिए, इसलिए कॉलेज मत जाओ। फिर ऐसा ही हुआ था, मैं कॉलेज नहीं जा सकी। मेरी सास ने 1 महीने के अंदर अंदर शादी की तारीख मांग ली थी और फिर मेरी माँ ने मेरा कॉलेज छुड़वा दिया और मुझे घर बैठा लिया। लेकिन मैं तो आकाश के बिना किसी को अपना नहीं सकती थी। मैंने सारी बात आकाश को बता दी। वो कहने लगा, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं। मैंने कहा, लेकिन यह गलत है आकाश, मैं अपने घर वालों के साथ इतना गलत नहीं कर सकती और फिर मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मुझे अपने घर वालों के साथ रहना है। आकाश मुझे समझाने लगा, ज्योति ज्यादा मत डरो, कुछ महीनों के बाद यह लोग खुद ही मान जाएंगे और हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर पहले तो मैं घबरा गई, लेकिन फिर मैंने ऐसी बहुत सी कहानियां पढ़ रखी थी जिसमें लड़का लड़की भागकर शादी कर लेते हैं और फिर कुछ समय गुजरने के बाद उनके माँ बाप भी मान जाते हैं। मुझे आकाश से मिलन का एक यही रास्ता समझ आने लगा था।
लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। लेकिन अगर आकाश को पाना था तो मुझे यह कदम उठाना ही था। आकाश के कहने पर मैंने अपनी माँ का जेवर और कुछ कैश अपने छोटे से बैग में रख लिए और रात को घर से भाग गई। बस एक पल ही घर की दहलीज पार करते हुए मेरा दिल तड़पा था कि मैं यह क्या करने जा रही हूँ। सुबह मुझे घर पर न पाकर मेरे घर वालों पर क्या कयामत टूटेगी। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। लेकिन फिर मुझे आकाश की धमकी याद आने लगी कि अगर तुमने कोर्ट मैरिज करने से इनकार कर दिया तो देखना मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आकाश तो मुझ पर दिलो जान से फिदा था और मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं उसे मरते नहीं देख सकती थी। मैं मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। समझती थी जो आकाश कह रहा है वही सच है, लेकिन सच कुछ और था जो मेरी रूह को भी लर्जा कर रख गया था। मैं घर से निकल गई। मेरी आंखों पर आकाश ने अपने बातों से मोहब्बत की पट्टी बांध दी थी। आकाश मुझे तय जगह पर मौजूद नजर आया था। आकाश ने सबसे पहले मेरे हाथ से बैग लिया, फिर पूछने लगा कि पैसे और जेवरात इसी में है ना। मैंने कहा हाँ, सब कुछ इसी में है। वो मुझे बाइक पर बिठाकर अपने दोस्त के घर ले गया जो बिल्कुल खाली था। मुझसे कहने लगा कि मेरा दोस्त शहर से बाहर गया है, अब तुम्हें शादी के बाद भी यही रहना है उसकी फैमिली के साथ। फिर मेरी नौकरी लगते ही मैं अपना किराए का घर ले लूंगा, फिर हम अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आकाश की बातें सुनकर मैं खुश हो गई थी। वह घर काफी बड़ा था। मुझे लगा आकाश अलग कमरे में रात गुजारेगा और सुबह हम शादी कर लेंगे। लेकिन आकाश में जब कमरे का दरवाजा बंद किया तो मैं परेशान हो गई थी। उसकी आंखों की बेताबी देखकर मैं बौखलाई थी। मैंने कहा तुम आज अलग कमरे में सो जाओ, कल हम शादी कर लेंगे, फिर हमारे बीच की सारी दूरियां मिट जाएंगी। लेकिन वह मेरे करीब बढ़ता चला आया। कहने लगा ज्योति, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? इतने महीनों से मैं तुम्हारे इंतजार में था, अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें सामने देकर मुझसे सब्र होगा? आकाश का अंदाज बिल्कुल ही बदल चुका था। उसकी आंखों में नशा उतर आया था। मेरे इनकार पर भी उसने मेरी एक न सुनी। उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मेरा दिल भी तो उसके लिए ना जाने कब से मचल रहा था। उसकी बाहों में आते ही मैं भी पिघल गई थी। मेरा दिल भी इन पलों में कहीं खो जाना चाहता था। और जब उसके होंठ मेरी गर्दन का सफर करते हुए मेरे होठों पर आकर रुक गए तो मैं सब कुछ भूल गई थी। मैंने भी आकाश को खुद में समेट लिया। मैंने खुद को हालात पर छोड़ दिया। मैंने यह सोचा कि वो सुबह मुझसे शादी कर ही लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह 3-4 दिन मेरे साथ गुजार कर एक रात मुझे सोता छोड़ कर चला गया। जब सुबह मेरी यहाँ खुली तो मैं अकेली थी। मेरे सामान में से सारे जेवर और पैसे भी गायब थे। मैं यह देखकर एकदम से हड़बड़ा गई थी। घर में ना कुछ खाने को था ना पकाने को। मैं रात तक रोती रही, आकाश का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। पूरी रात मैंने रोकर गुजारी थी। भूख से मैं बेहाल हो चुकी थी। मैं समझ गई थी वह एक लालची और बुरा इंसान था। उसने मुझे धोखा दिया था। मेरा मोबाइल मेरे पास ही था। मैंने कितनी बार आकाश को कॉल किया था, लेकिन उसका नंबर भी बंद जा रहा था। माँ बाप, अपना घर, इज्जत, क्या होता है यह सब कुछ मुझे आज इस खाली घर में अपनी इज्जत लुटाकर मालूम हुआ था। मैं वापस घर भी जाती तो किस मुंह से जाती? मैं तो अपने माँ बाप को वो जख्म दिया था जिसकी कोई भरपाई ही ना थी। मेरा मंगेतर भी अब कहाँ मुझे स्वीकार करेगा। मैं भूखी प्यासी यही सोच रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊं। मेरे सपनों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरे ख्याली हीरो ने मुझे हकीकत का वह रंग दिखाया था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरे साथ वह अपनी हवस पूरी करके जा चुका था। अगर मैं तन्हा कहीं भी जाती तो कोई ना कोई भूखा भेड़िया इंसानी रूप में घात लगाए बैठा मुझे मिल जाता और वह भी मुझे नोच डालता। मैंने अपने माँ बाप के घर में जाने में ही भलाई समझी, क्योंकि वह लोग मुझे मारते पीटते, मुझे बुरा भला कहते, लेकिन कम से कम मुझे अपना तो लेते। बाहर के समाज में जिस तरह के भेड़िए बसते हैं, वह तो मुझे नोच खसोट डालते, मुझे कहीं का नहीं छोड़ते। इस दलदल में फंसने से अच्छा मैंने अपने माँ बाप के पास जाने का फैसला किया। कम से कम वह मुझे घर से बाहर नहीं निकालेंगे। मैं रोती हुई अपने घर पहुँच गई। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। सारे खानदान के लोग मेरे घर पर मौजूद थे। मुझे यूं लुटे पिटे हुलिये में रोते देखा तो मेरे पापा ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। मेरी माँ ने भी मुझे बहुत मारा। कहने लगी, अब क्यों वापस लौट कर आई है? हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। तूने जिसके साथ मुंह काला किया है उसी के पास रहती। मैं रो रही थी। मैंने कहा वह मुझे छोड़कर चला गया। मैंने उस पर अंधा विश्वास किया था। उसने भी मुझसे मोहब्बत की थी, कस्में खाई थी। उसने मुझसे कहा था वो मुझसे शादी करेगा, इसलिए मैं उसके साथ चली गई, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी।
लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़कर चला गया। मेरी माँ कहने लगी, ऐसे लड़के कब घर बसाते हैं, वह सिर्फ समय गुजारते हैं। अब तू वापस क्यों आ गई ज्योति? तू मर क्यों नहीं गई? काश कि तू पैदा होते ही मर जाती। मेरी माँ रो रही थी, मैं ही कसूरवार थी इसलिए खामोश बैठी रही। जो कुछ भी हुआ था मेरी मर्जी से हुआ था, मैं भी बराबर की जिम्मेदार थी। मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकती थी। मोहल्ले की सारी औरतें मुझे नफरत और हीन भाव से देख रही थी। मैं थी ही इस काबिल। मैंने हकीकत से मुंह मोड़कर ख्यालों की दुनिया को सच समझा था। मैंने खूबसूरती को अहमियत दी, मुझको इज्जत रास नहीं आई। काश कि मैंने अपने माँ बाप के बताए लड़के से शादी कर ली होती तो आज इज्जत की जिंदगी गुजर रही होती, जिसे मैंने सोना समझा था। लेकिन जब वह हाथ आया तो मैंने देखा कि वह तो कांच का टुकड़ा था, जिससे मैं अपने हाथ जख्मी कर बैठी थी। सभी मुझको बुरा भला कहते हुए घर वापस जा चुके थे। मैं अपने कमरे में चली गई। अपनी किस्मत पर आंसू बहाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी ना था। लेकिन जैसे ही शाम हुई मेरे कमरे का दरवाजा पूरी जोर से खोला गया था। मेरे पापा और भाई बड़े गुस्से से अंदर दाखिल हुए थे। उन्हें इस कदर गुस्से में देखकर मैं सांस लेना भूल गई थी। मुझे लगा शायद आज मेरा आखिरी दिन है। जो कुछ मैंने किया है, मेरे पापा मेरे भाई के मुंह पर गैरत का तमाचा लगा है, और गैरत की खातिर बहन बेटी का कत्ल करना कोई अनहोनी बात तो न थी। मैं डर से कांप से गई थी। हाथ जोड़कर अपने पापा भाई से माफी मांगने लगी, कहने लगी, मुझे माफ कर दो। मेरी पापा ने कहा, तूने जो बदनामी हमें दी है, जी तो चाहता है तेरा गला दबाकर तुझे मार डालूं, लेकिन क्या करूं, तू मेरी अपनी ही औलाद है। मेरे पापा ने लाल सुर्ख आंखें मेरी आंखों में डालकर कहा और फिर मुझसे बोले, तैयार हो जाना, रात को तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। मैं अब तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा, और यह भी याद रखना, आज तू विदा होकर जाएगी तो समझ लेना इस घर से तेरा संबंध हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पापा की यह बात सुनकर मैं गुमसुम सी होकर रह गई थी। मेरे पापा और भाई कमरे से बाहर निकल गए थे। मैं हैरान थी, अभी तो मेरी होने वाली सास मुझे कितनी बातें सुना कर गई है, फिर कैसे मुमकिन है वह मुझे अपनी बहू बना ले? और अगर वह मुझे बहू नहीं बना रही तो फिर दूसरा ऐसा कौन है जो मेरे बारे में सच जानकर मुझे स्वीकार करने के लिए राजी हो गया है? खैर, मेरी शादी हो गई, विदा भी हो गई और मुझे मेरे पति के कमरे में लाकर बिठा दिया गया था। कमरा काफी बड़ा था, एसी भी चल रहा था। जब मेरे कमरे का दरवाजा खुलकर बंद हुआ तो मेरे दिल की धड़कनों में कोई भी हरकत नहीं हुई थी। मेरा पति मेरे सामने आकर बैठ गया। मेरे दिल में अब भी अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर कोई उमंग ना थी, लेकिन जब उसने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा तो मेरा दिल धक से हो गया था। अचानक ही मैं उसकी तरफ देखा और पत्थर की हो गई, क्योंकि वह तो 70 साल का था। वो आदमी तो मेरे दादा की उम्र का था। मुंह में दांत भी पूरे ना थे, नकली बत्ती सी लगाता था, बीमार भी रहता था। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद करके रख दिया था। कहने लगा, आज से तुम मेरी पत्नी हो और मेरी सारी जिम्मेदारी तुम उठाओगी। कल तुम्हें सब कुछ समझा दिया जाएगा। फिर अपनी दवा खाकर सो गया। पूरी रात मेरी रोकर गुजरी थी। सुबह जब मैं कमरे से आई तो मुझे कई साल बड़े उस आदमी के बच्चे थे, मेरे पापा और चाचा की उम्र के। मेरे हम उम्र तो उसके पोते और पोतियां थे जो मुझे दादी कह रहे थे। उस आदमी की बहुएं मुझे मम्मी जी कहकर पुकार रही थी और बेटे भी माँ कह रहे थे। यह सब देखकर मुझे ऐसा लगा कि काश मुझे मौत आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब मेरा मजाक बना रहे हैं। मेरा बूढ़ा पति मेरी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो कि एहसान मानो कि मैं तुम्हें अपना लिया, वरना तुम जैसी लड़कियों को पूछता कौन है। सब लोग मुझे उस बूढ़े के साथ देखकर दबी दबी हंसी हंस रहे थे। मुझे लग रहा था कि जैसे सब मेरे तमाशे पर हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे सारे सपने पूरे हो गए थे। मुझे एक बड़ा महल जैसा बांग्ला भी मिल गया था। मेरी शादी भी हो गई थी, लेकिन इन सपनों की जो कांच की कृचियां थी वह मेरे दिल में चुभ रही थी, जिससे खून रिस रहा था। एक औरत आगे बढ़ी, शायद वह मेरे पति की बहू थी। कहने लगी, हमारे ससुर की शादी की उम्र तो नहीं थी, लेकिन उनकी देखभाल की बड़ी परेशानी रहती थी, क्योंकि वह बीमार भी रहने लगे हैं। इसलिए हमने सोचा कि उनकी शादी करवा देते हैं। उनकी पत्नी आ जाएगी तो खुद ही उनकी देखभाल कर लिया करेगी। हम किसी ऐसी बेसहारा औरत की तलाश में थे जो विधवा हो या फिर तलाकशुदा हो, लेकिन हट्टी कट्टी हो, जो कि हमारे ससुर को संभाल सके। लेकिन हमारे ससुर की तो किस्मत बड़ी ही अच्छी है कि उन्हें तुम जैसी नई नवेली लड़की मिल गई। अब हम अपने ससुर की तरफ से बेफिक्र हो जाएंगे, क्योंकि तुम उनका ध्यान रख लोगी।
मैं आंखों में आंसू लिए उस औरत की बातें सुन रही थी। मुझे पति भी मिला और महल जैसा घर भी मिला, मगर इज्जत इज्जत बाप की दहलीज पर ही रह गई थी। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरा पति मर चुका था। मैं विधवा हो गई थी और मुझे विधवा की ऐसी साड़ी पहनाई गई कि आज तक विधवा की जिंदगी गुजर रही हूँ। मेरी सारी जवानी यूं ही गुजर गई और अब तक घर से भागी हुई लड़की के ताने सुनती हूँ। तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है और मेरा जी चाहता है चीख चीख कर हर लड़की को बता दूं कि भगवान के लिए कभी भी अपने माँ बाप के घर की दहलीज पार मत करना। अपनी इज्जत को कभी भी 4 दिन की मोहब्बत की खातिर तार तार मत करना। जो आदमी घर से भाग जाने को मोहब्बत का नाम दे वह महबूब नहीं, लुटेरा होता है।